दोस्तों उस रात ट्रेन में बैठने से पहले मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल थे, जैसे कि ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है या फिर नहीं। और साथ ही मुझे अपने ठिकाने के बारे में भी ठीक से मालूम नहीं था। मुझे ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ट्रेन कहाँ तक जाएगी। दिमाग में और भी काफ़ी सारे सवाल थे जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। उसके बाद मैं उठा और फिर टिकट काउंटर पर पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने टिकट काउंटर वाले भाई साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि ट्रेन मंगलपुर स्टेशन पर ज़रूर जाएगी, लेकिन वहां पर जाने वाली ट्रेन अभी काफ़ी लेट होने वाली है। और ये सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा उदास हो गया था। ऊपर से अब तो मेरा टाइम भी पास नहीं हो रहा था। इतनी देर तो मैं अपने फ़ोन के अंदर घुसा पड़ा था, लेकिन अब तो फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका था, जिस वजह से मुझे और भी ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं करूँ तो करूँ क्या। कुछ देर तक तो मेरे दिमाग में अजीब अजीब बातें चलती रही और फिर उसके बाद मैं उस स्टेशन के ऊपर इधर उधर घूमने लगा। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि मुझे स्टेशन के ऊपर कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा कोई और नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं जिस जगह पर बैठा हुआ था वहाँ मेरे बाजू में काफ़ी देर से एक बूढ़ा आदमी घूम रहा था। उसके बाद वो आदमी मेरी सीट के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया और इसी बीच उसने मुझसे बातें करते हुए कहा मुझे ट्रेन में बिताना था। ऊपर से मेरे साथ कोई भी नहीं था। इस वक्त सुबह के 11:30 बज रहे थे और ट्रेन के आने का निर्धारित समय रात के 10:30 बजे का था, यानी कि लगभग 11 घंटे मुझे वेट करना था, जो कि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। फिर उस आदमी ने बताया कि यहाँ पर इंतज़ार करने से तो अच्छा है पीछे वाली नहर के पास आराम से घूम लो, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। क्योंकि उस आदमी को भी मेरी वाली सेम जगह पर जाना था और वहाँ पर जाने वाली ट्रेन आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी, जिस वजह से हम दोनों का टाइम पास नहीं हो रहा था। फिर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा अरे बाबा, यहाँ पर आपका भी टाइम पास नहीं हो रहा है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, इसलिए अच्छा होगा हम दोनों उस नहर के पास घूमने के लिए चलते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी भी मान गया और मैं बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के पीछे पीछे स्टेशन से बाहर निकल गया और हम दोनों उस नहर की तरफ चल पड़े। हम दोनों ने ज़्यादा नहीं सोचा और उसके बाद हम दोनों रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर उस नहर के पास पहुंच गए। सच में नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वहाँ पर हल्की हल्की ठंड भी महसूस हो रही थी, लेकिन नहर का वो इलाका रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूर था, तो हमें आने में थोड़ा टाइम लग गया था। उसके बाद मैं वहीं पर बैठ गया और आराम से एक पहाड़ी जैसी जगह पर बैठकर अपने आजू बाजू में सौंदर्य का दर्शन करने लगा। सच में वहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया महसूस हो रहा था। मुझे लगा कि मैं दिन तो यहीं पर बिता दूंगा। मुझे लग रहा था कि आज के दिन मैं यहीं पर बैठकर उस सारे टाइम को काट दूंगा जो मुझे उस रेलवे स्टेशन पर बिताना था। लेकिन मुझे वो बूढ़ा आदमी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कोई ठिकाना नहीं था। मैं उस आदमी को आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी आवाज़ उसके कानों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। मुझे लगा कि शायद वो बूढ़ा आदमी मुझे यहाँ पर छोड़कर रेलवे स्टेशन जा चुका होगा, और यही सोचकर मैंने अपने कदमों को वापस से मोड़ लिया। मैं फिर से एक ऊंचे वाली जगह पर पहुंचा। सुबह से लेकर शाम तक मैं उसी जगह पर बैठा रहा और फिर उसके बाद जब ट्रेन का स्टेशन पर जाने का वक्त हो गया तो मैं तुरंत ही निकल गया। पूरे दिन में आराम करके अब मैं स्टेशन के लिए निकल रहा था, तो अब मेरे चेहरे पर थकावट का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे लगा कि आज मैं रात भर आराम के साथ सफ़र तय कर लूँगा, जिसमें मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। यह सोचकर जब मैं रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरे पीछे पीछे वो बूढ़ा आदमी पहुंच गया था, और उस बूढ़े आदमी को अपने पीछे देखकर एक पल के लिए तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता था। वो आदमी तो मेरे साथ मौजूद नहीं था, फिर वो मेरे साथ कैसे पहुंच गया। और यही सोच सोच कर अब तो मेरा दिमाग खराब होता जा रहा था। तभी मैंने उससे कहा मैंने तो आपको उस नहर के एकदम पास नहीं देखा था, फिर आप मेरे साथ साथ यहाँ पर कैसे पहुँच गए। यही सब बातें मेरे दिमाग में खटक रही थी कि तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा अरे बेटा, उस वक्त मैं तुम्हारे आजू बाजू में ही तो था, लगता है तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस आदमी की एक एक बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी कि वो आदमी मेरे अगल बगल में कहीं भी मौजूद नहीं था। फिर उसने ऐसा कैसे कहा कि मैं तुम्हारे आजू बाजू में ही था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी हम दोनों रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर पहुंच गए, और टिकट काउंटर पर पहुंचते ही मैंने वहां से टिकट की मांग की। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि टिकट काउंटर पर पहुंचते ही वो आदमी फिर से मेरी आंखों से ओझल हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी क्या चाहता है।
जब उसकी ज़रूरत होती है तभी वो छू मंतर हो जाता है, या फिर जहाँ पर उस आदमी को अपना काम करना होता है तभी वो गायब हो जाता है। मेरी समझ से उसकी बातें बाहर थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने भी सोचा कि मुझे उस आदमी से क्या लेना देना, मुझे तो मंगलपुर स्टेशन पर उतरकर अपने घर जाना है। यही सोचकर मैं टिकट लेकर वापस से बेंच पर आकर बैठ गया। स्टेशन के आजू बाजू में देखा तो मुझे वो आदमी अब कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे स्टेशन से दूर पड़े एक कंटेनर के पीछे एक आदमी नजर आया। उसने उसी तरह के कपड़े पहन रखे थे और ऐसा लग रहा था कि ये वही आदमी है जो कि कुछ समय पहले मुझे नजर आ रहा था। मैं उसे एकटक देखने लगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वही आदमी है, मगर मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं था कि ये वही आदमी होगा जो मुझे अपने साथ लेकर घूम रहा था। मैंने उसे आवाज़ भी लगाई और दादाजी कहकर उसे पुकारने लगा, लेकिन सामने की तरफ से तो किसी आवाज़ का कोई लेना देना नहीं था। इसलिए मुझे लगा कि शायद ही वो आदमी नहीं होगा जिसकी मुझे तलाश थी, और उसके बाद मैंने आवाज़ देना बंद कर दिया। फिर कुछ देर के बाद ही मेरे कान के पीछे से एक आवाज़ आई, अरे बेटा तुम तैयार हो गए? मैं तो अभी अभी टिकट लेकर आया हूँ। जब मैंने उस आदमी की बात सुनकर पीछे की तरफ पलट कर देखा तो मैंने पाया कि ये तो वही बुजुर्ग आदमी था जिसके साथ साथ मैं काफ़ी देर तक घूम चुका था। उसे अपने सामने देखते ही मैंने कहा, अरे दादाजी आपकी टिकट कहाँ है? लेकिन उसने टिकट दिखाने से मुझे साफ साफ मना कर दिया और बात को काट दिया। मैं उसी वक्त समझ गया था कि दाल में कुछ काला है, वरना वो आदमी इस तरीके से बार बार ज़रूरत की जगहों पर गायब नहीं होता और साथ ही अपनी टिकट दिखाने से मना नहीं करता। मैंने फिर एक बार उस आदमी से कहा, दादाजी आप कुछ छुपा रहे हैं? तो उसने एक धीमी सी आवाज़ में कहा, अरे बेटा मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, भला तुम जैसे नौजवान लड़के से क्या छुपा सकता हूँ। उस बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद मैंने भी अपनी जुबान को वहीं पर थाम लिया और उसके बाद इन सब चीज़ों को इग्नोर करने लगा। इन सब चीज़ों को बस एक बार के लिए अपने दिमाग से निकाल दिया था। तभी मैंने सोचा कि अब आगे का सफ़र मैं एकदम बिंदास होकर करूँगा। मुझे आगे के सफ़र के अंतर्गत खामोशी चाहिए थी, किसी भी चीज़ का कोई लफड़ा नहीं चाहिए था। फिर उसके बाद स्टेशन के ऊपर एक अनाउंसमेंट हुई और अनाउंसमेंट के दौरान हमें पता चला कि बस कुछ देर के अंदर ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाएगी। मैं अपना सारा सामान उठाकर एकदम से तैयार हो गया क्योंकि मुझे ट्रेन में बैठने की जल्दी हो रही थी और कुछ देर के बाद ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। और स्टेशन पर पहुंचते मैं जल्दी से भागा और भागकर जल्दी से ट्रेन की बोगी में बैठ गया। ट्रेन के उस डिब्बे में बैठते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी बर्फ़ के गोले में बैठ गया हूँ। हालांकि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, लेकिन इसके बाद भी इतनी ज़्यादा ठंड एक बोगी में होना था, ये तो हैरानी वाली बात थी। ट्रेन के अंदर बैठने के बाद मैंने महसूस किया कि ट्रेन के अंदर काफ़ी कम लोग हैं, यानी कि जिन लोगों को ट्रेन के अंदर बिठाया गया था या फिर जिन्होंने टिकट बुक कराई थी वो अपने अपने स्टेशन पर उतर चुके थे। और अब धीरे धीरे ट्रेन के अंदर मुसाफिरों से ज़्यादा खामोशी का बसना शुरू हो गया था और इतनी रात को यात्रियों को कम होना लाजमी ही था, क्योंकि रात में वैसे भी लोग कम ही सफ़र करते हैं, ज़्यादातर दिन में सफ़र करने वाले लोग ही ज़्यादा होते हैं। तो मैंने भी इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और विंडो वाली सीट के पास आकर बैठ गया। ट्रेन काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रही थी। ठंड की वजह से मेरे हाथों में थरथराहट हो रही थी। कुछ देर तक तो ट्रेन अच्छी खासी रफ्तार में चलती ही रही और फिर उसके बाद मेरे बगल में आकर कोई बैठ गया। उस वक्त अंधेरा था तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया और उसके साथ ही मैंने अपने पूरे जिस्म के ऊपर एक चादर ओढ़ रखी थी। उसकी वजह ये थी कि ठंड का ज़्यादा होना, ठंड इस कदर हावी हो रही थी कि शरीर पूरा कांप रहा था। मेरे बगल में जो आदमी आकर बैठा हुआ था उसके जिस्म के ऊपर भी एक कंबल लिपटी हुई थी, लेकिन जैसे उसने अपना चेहरा दिखाया तो मुझे याद आया कि ये तो वही बूढ़ा आदमी है जो मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहा है। अब तक तो मैंने अपना फ़ोन भी वहाँ के गार्ड रूम से चार्ज करवा लिया था, तो मैं अब अपना फ़ोन भी चला सकता था। सफ़र के दौरान इंसान अकेला बैठा बैठा और कर भी क्या सकता है। फिर उसके बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसमें कुछ देखने लगा। अब इस बार मैं अपना फ़ोन चलाने में बिजी था। जो आदमी मेरे बगल में बैठा हुआ था तो वो तेज तेज सांस ले रहा था। उस आदमी की उम्र कुछ ज़्यादा थी तो उस आदमी का तेज तेज सांस लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं उस आदमी की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता रहा और ट्रेन अभी भी अपनी अच्छी खासी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी तो वैसे वैसे शरीर में ठंड और भी ज़्यादा आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने विंडो को एकदम से बंद कर दिया और आराम से अपनी आँख बंद करके चुपचाप से लेट गया। मैंने अपने कान में हेडफोन डाल दिए थे
और गाने सुनकर आराम से सोने लगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी नींद जगते जगते क्या से क्या हो जाएगा। जब मैं सोया था तो मुझे आज भी अच्छे से याद है, उस वक्त ट्रेन के डिब्बे के अंदर रात के 11:47 हो रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद जैसे मेरे कान में एक अजीब सी आवाज़ का आगमन हुआ तो उसके साथ ही मैंने अपनी आँख खोलकर अपने आजू बाजू में देखा तो मैंने पाया कि इस वक्त रात के 1 बज रहे थे और अब ट्रेन के अंदर कोई भी नहीं था। यानी कि जिस बोगी के अंदर मैं बैठा हुआ था उसके सारे के सारे मुसाफिर लोग अब तक अपने अपने स्टेशन पर उतर चुके थे। ट्रेन की बोगी में दूसरे मुसाफिरों का चढ़ना एक आम बात है, लेकिन अब तक पूरी की पूरी बोगी एकदम खाली हो चुकी थी। उसकी एक वजह यह भी थी कि इस वक्त रात के 1 बज रहे थे और रात के 1 बजे सफ़र करने वाले काफ़ी कम लोग ही होते हैं। लेकिन अब तो वो बूढ़ा आदमी भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। अब उस बूढ़े आदमी को ट्रेन की बोगी में ना पाकर मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई, क्योंकि उसे भी तो मंगलपुर स्टेशन पर ही उतरना था और अब मेरी आंखें उस आदमी की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। लेकिन उस बूढ़े आदमी का कोई ठिकाना नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी सी देर में कहाँ गायब हो गया। कुछ देर तक तो मैं इसी तरह देखता रहा। फिर उसके बाद मेरे कान में एक आवाज़ आई, अरे क्या हुआ बेटा, मुझे ढूंढ रहे हो क्या? मैं तो अभी वॉशरूम होकर आया हूँ। जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो उस आदमी का वो डरावना चेहरा मेरी आंखों के सामने था। एक पल के लिए मैं उस आदमी को देखता रहा, क्योंकि उसके चेहरे देखने के मात्र से ही मेरे अंदर डर का खून बहने लगा था। फिर मैं एकदम से उस आदमी से बोल पड़ा, अरे बाबा, आप बीच बीच में कहाँ चले जाते हैं? जब आपकी ज़रूरत होती है तो आप पता नहीं कहाँ छूमंतर हो जाते हैं। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, अरे बेटा, मैं तो एक बुजुर्ग आदमी हूँ, बीड़ी सिगरेट के खातिर इधर उधर हो जाता हूँ। इतना कहकर वो मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया और उसके कुछ देर के बाद ही ट्रेन के अंदर एक टीटी भी आ गया। टीटी के पहुंचते मुझे एक राहत की सांस मिली, क्योंकि अब हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई तीसरा भी मौजूद था। उसके तुरंत बाद ही मैं एक लंबी सांस खींचने लगा और उसके बाद अपनी सीट से उठकर बैठ गया, क्योंकि अब मुझे भी वॉशरूम के लिए निकलना था। तभी उस टीटी ने कहा, अरे ओ भैया जी, अपनी टिकट तो दिखा दो। उसके बाद मैंने अपनी जेब के अंदर हाथ डाला और अपनी टिकट निकालकर उस टीटी के हाथ में थमा दी और उसी वक्त मैं उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके सीधा वॉशरूम के अंदर चला गया। कुछ देर के बाद जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि अब वहाँ पर मुझे वो बूढ़ा आदमी नजर नहीं आ रहा था। मेरा तो दिमाग ही खिसक गया था। बार बार उस बूढ़े आदमी को इस तरह गायब होता देखकर अचानक ही मुझे किसी के दर्द से कराहने की आवाज़ आने लगी और इस आवाज़ को सुनते ही मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। जैसे मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो पहले तो मुझे वहाँ कोई भी नज़र ही नहीं आया, लेकिन उसके बाद मेरी नज़र ट्रेन के उस टीटी के ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि वो टीटी दर्द के मारे तड़प रहा था। उसके हाथ और पैर दोनों के अंदर खून निकल रहा था। मैं जल्दी से भागता उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो सीट पर औंधे मुंह गिरा हुआ था और उसकी हालत भी खराब हो गई थी। जब मैंने उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो अचानक ही उसकी आंखें बंद हो गई और वहीं पर वो बेहोश हो गया। मुझे लग रहा था कि अब मैं बुरा फंसने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अकेले ही टीटी को संभालने की कोशिश की थी। अगर टीटी मर गया तो फिर इसका केस मेरे ऊपर ही पड़ने वाला है। अब मुझे तुरंत ही कुछ करना था। फिर उसके बाद ट्रेन की चेन खींचने का सोचा, लेकिन तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, रुको, चैन खींचने से पहले उस टीटी के पैरों की तरफ देख लो। जैसे मैंने उसके कदमों की तरफ देखा तो मैं ऊपर से नीचे तक कांप उठा। अब तक मैं इतनी बुरी तरह से डर गया था कि मेरी जुबान से कोई आवाज़ तक बाहर नहीं आ रही थी। दरअसल मैंने देखा कि उस टीटी के पैर तो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। सच कहूँ तो उस वक्त मैं इतना ज़्यादा सहम गया था कि मेरे दिमाग के अंदर भी एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसके बाद मैं इस बूढ़े आदमी की तरफ पलटा और उससे कहने लगा, लेकिन इस टीटी की हालत किसने की थी? उस बूढ़े आदमी का रूप एकदम से ही बदलने लगा और अब तो वो किसी बूढ़े आदमी के रूप से किसी शैतान के रूप में तब्दील हो गया था। उसकी सिर्फ दशा देखने से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा डरावना महसूस हो रहा था और उसके बाद मैं 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि मेरे जिस्म के अंदर बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो गई थी। अभी मैं पीछे सरक ही रहा था कि तभी उस शैतान ने कहा, देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं दूंगा, लेकिन अभी तुमने उन सारी चीज़ों को नहीं देखा है जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती हैं। उसने बस इतना कहा ही था कि मैं धूम दबाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने दूसरी बोगी का दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश की, लेकिन मेरी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी मैं उस दरवाजे को नहीं खोल पाया। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस दरवाजे को लॉक कर दिया हो। और फिर अचानक ही मेरे कान में आवाज़ आई,
और उस आवाज़ को सुनकर मेरे बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक गए। उसने कहा, देखो मैं तुम्हारे पापा और तुम्हारे दादा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बड़े ही भले इंसान हैं। ये सुनकर मेरे कदम एकदम से रुक गए और मैं पीछे पलटकर उनसे कहने लगा कि लेकिन आप मेरे दादाजी को कैसे जानते हो, वो तो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। तभी वो शैतान मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो तुम्हारे पूरे खानदान को जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आया हूँ। उस शैतान की बात सुनकर मैं उसे एकटक घूरने लगा। अब मैं उसके चेहरे को एकदम गौर से देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। वो जाना पहचाना चेहरा लग रहा था। फिर मैंने उस आदमी से कहा, तुम मेरे खानदान को जानते हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। हेलो, यह सुनकर उसने कहा, थोड़ी देर के अंदर तुम उन सारी बातों को अच्छे से जान जाओगे, लेकिन तुम्हें पहले उस रेलवे स्टेशन पर उतरना है जो तुम्हारी मंजिल है। ये सुनते मेरे कान एकदम से खड़े हो गए। उसके बाद उस बोगी के अंदर एकदम से जोरों की हवा चलने लगी और अब जाकर मुझे पता चल रहा था कि मेरा रेलवे स्टेशन आ गया है जहाँ पर मुझे उतरना है। यही जानकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि अब मैं अपने स्टेशन पर उतरने वाला हूँ। फिर उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन पर उतरा और अब तक रात के 3:30 बज रहे थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ट्रेन इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई, लेकिन वो एक एक्सप्रेस थी तो उसकी स्पीड भी ठीक ठाक थी और अब तक वो बूढ़ा आदमी और उस टीटी का भी कोई ठिकाना नहीं था। अभी मैं उस स्टेशन पर उतरा ही था कि तभी एक हवा के झोंके ने मेरे शरीर को एकदम से भेद डाला। मेरे पूरे जिस्म के अंदर दर्द होने लगा था। तभी मेरे आजू बाजू में मुझे सरकटे कुछ भूत नजर आने लगे। उन्हें देखकर मैं इतनी बुरी तरह से डर गया था कि मेरे पैरों में सूजन आने लगी थी। मैं चाहकर भी भाग नहीं पा रहा था। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, अपनी आंखें बंद कर लो और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपने दादाजी के सिखाए हुए भगवान पीर बाबा का स्मरण करो। मैंने ऐसा ही किया। मैं अपनी आंख बंद करके पीर बाबा को याद करने लगा और उस वक्त मैंने अपनी आंख बंद कर ली थी और मैं ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम ले रहा था, तो मुझे किसी और चीज़ की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही थी। फिर कुछ देर के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका मुझे अंदाज़ा तक नहीं था। दरअसल मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि अब मेरे आजू बाजू में जो आवाज़ आ रही थी अब उनका आना बंद हो गया है। और ये देखकर मैंने अपनी आंखों को खोला। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि बाहर की तरफ अब मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद एक डरावनी आवाज़ आई जो आसमान की तरफ से आ रही थी। मैंने अपनी गर्दन को आसमान की तरफ घुमाया तो मैंने देखा कि आसमान की ओर से मुझे कोई अपने हाथ से इशारा करते वहाँ से भागने को बोल रहा था। मैं समझ गया था कि ये वही शैतान है जो मुझे कुछ देर पहले नजर आया था। उसके बाद मैंने भी ज़्यादा वक्त नहीं गवाया और उसके तुरंत बाद ही मैं अपने घर की तरफ भागने लगा। स्टेशन से मेरे घर की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ से कुछ दूर आगे एक नाइट ऑटो स्टैंड था और वहाँ से रात में ऑटो का मिलना एक आम बात थी। तो मैं जल्दी से भागता हुआ उस ऑटो स्टैंड पर पहुँचा। फिर जैसे मैं उस ऑटो स्टैंड पर पहुँचा तो वही शैतान मेरा इंतज़ार कर रहा था। फिर उसने मेरे कान में एक बात कही जिसे सुनकर मुझे स्मरण हुआ कि ये मेरे परदादा हैं। उसने मुझे कान में कहा, दादी तेरी मोरनी। और इतना सा कहने के बाद वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। बात को पूरी तरह से समझ चुका था कि होना वो ये मेरे परदादा ही थे जो कुछ सालों पहले ट्रेन में सफ़र करते हुए गायब हो गए थे। मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने बताया कि ज़रूर वो मेरे परदादा की आत्मा थी। दोस्तों, हकीकत में ऐसा क्या था, क्या वो मेरे परदादा थे या फिर कोई और, ये आज तक मुझे भी पता नहीं चल पाया। खैर उस दिन के बाद मैं रात में ट्रेन में सफ़र नहीं करता क्योंकि एक अजीब सा डर मेरे दिल को कपकपा कर रख देता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।